KP classes dedicated to excellence. वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत कम समय बचा है बोर्ड की तैयारियों के लिए, तो ऐसे में केपी क्लासेस आप लोगों के लिए 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स लेके आया है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इस समय बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि यार एग्जाम्स बहुत पास में आ रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना करें, न्यूमेरिकल करें, थ्योरी करें। तो इन सभी डाउट्स के लिए जो बच्चों का कंफ्यूजन रहता है उनके लिए केपी क्लासेस क्रैश कोर्स लेके आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आने वाले 20 डेज में हम इन फिजिक्स के सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ साथ में हम लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के लिए, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली ये आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है। तो आने वाले 20 दिनों में आप केपी क्लासेस के 20 डेज के क्रैश कोर्स में बने रहिए। मुझे ये लगता है कि किसी भी तरीके से अगर आप ये 20 डेज का केपी क्लासेस के द्वारा क्रैश कोर्स पूरा रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद कोई डाउट्स, कोई आपकी ग्लिचेस नहीं रह जाएंगी। जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा प्लान है ये कि हमने डे 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लिखा है, डे 2 में हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, डे 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, डे 4 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये पूरा 20 दिन का आप देख सकते हैं इसी तरह से प्लान है, जिसमें हम बहुत ही प्लान्ड फोकस होके पूरा और इसको 20 डेज के क्रैश कोर्स में पूरी फिजिक्स को जो है तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको देखिए, आज जैसे कि हमारा पहला चैप्टर ही है कि आज हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी पढ़ेंगे। उसके बाद यहां से हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ फॉर फाइंडिंग फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। उसके बाद फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। और इसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में हम फ्लक्स को देखेंगे, फ्लक्स के बाद में हम इलेक्ट्रोस्टैट गॉस लॉ जो है उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को। बच्चों लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब गॉस लॉ को हम देखेंगे तो गॉस लॉ के जो तीनों एप्लीकेशंस हैं उन तीनों एप्लीकेशंस में हर साल बोर्ड एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स आ जाए उस पे बेस्ड या फिर वो एप्लीकेशन सेम एज इट इज आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसको अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, कि एक फोर्स और फील्ड दोनों कैसे एक दूसरे पे, जिसमें आपको पता होगा कि F इज इक्वल टू QE, जहां से आप अगर इनके बीच में रिलेशन देखें तो Q इज इक्वल टू F बाई E। सो इन सब चीजों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और डिटेल से सारी चीजें जानेंगे आगे। तो लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोगों को ये क्रैश कोर्स चाहिए और फ्री में अगर आपको मटेरियल्स चाहिए तो केपी क्लासेस ऐसे रिसोर्सेज लेके आया है जिसमें आपको क्या करना है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है और ORG कोड ICO फिल करना है बच्चों, जिसमें आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। और अगर आप होम पेज पे विजिट करेंगे तो होम पेज पे विजिट करने के बाद 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स के बाद सेकंड ऑप्शन में आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। और फ्री मटेरियल के ऑप्शन में बच्चों आप लोगों को यहां पे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मिलेगा और मॉक टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट में आपको जो यहां पे लेक्चर्स चल रहे हैं सारे उनके पीपीटीज, उनके जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं वो यहां मिलेंगे, जिनको आप एज ए शॉर्ट नोट्स भी यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट यूज करके जब आपको ये लग जाए कि हाँ अब ये मेरा चैप्टर क्लियर हो चुका है तो आप वहां पे फ्री मॉक टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आते हैं अपने बैक टू सिलेबस। और जैसा कि आज हम लोग पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, कि इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा फिनोमिना होता है बच्चों जो कि किसके कारण होता है, ड्यू टू रबिंग ऑफ टू सुटेबल एलिमेंट्स। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू, एक मिनट बच्चों रुक जाइएगा बस, हम लोग
ओके, सो नेक्स्ट, ड्यू टू रबिंग ऑफ टू suitable एलिमेंट्स, या इसको हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, इसको हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स में भी जो है ये जो है पार्टिकल्स में भी इस तरह से यूज होता है। तो अगर हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इट विज कॉजेज द ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द टू सुटेबल एलिमेंट्स, अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहें बच्चों, अगर एग्जांपल देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे ग्लास है आपका एक, और एक सिल्क का कोई टुकड़ा होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो ग्लास है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बाउंड एट इट देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क, कि सिल्क और ग्लास में बेसिक सा जो अंतर ये होता है कि सिल्क में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं, जबकि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसमें, आपके ग्लास में, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो जब आपको पता है लूजली बाउंड होंगे तो लूजली बाउंड में वो इजी टू क्या होता है, इजी टू डिफिशियंस, इजी टू मूव। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि कहीं पे भी बहुत लूजली बाउंड है, कहीं पे जैसे सॉलिड लिक्विड गैस के फेजेस स्टेट में आपने देखा होगा, तो अगर वहां पे लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड जो एप्लीकेशंस है कि अगर आप लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इससे क्या होगा कि वो इजी टू मूव होंगे, उनको रिलोकेट होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसी तरह सो व्हेन ग्लास एंड सिल्क आर रब्ड टुगेदर, द कंपैरेटिवली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास गेट ट्रांसफर टू सिल्क, कि जब ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास और सिल्क में होगा क्या कि ग्लास के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो रब करने से एनर्जी पाएंगे और एनर्जी से वो क्या करेंगे, सिल्क में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब आपको पता है कि अगर ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई, और अगर सिल्क के पास अगर देखेंगे तो सिल्क जो है उसके पास में वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो दैट्स वाई वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लास हमारा जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और सिल्क हमारा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ये किस लिए, क्योंकि यहां पे क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, यहां पे डिफिशियंसी हो गई, और यहां पे क्या हो गया, गेन हो गया। यहां पे क्या हो गया बच्चों, गेन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि गेन अगर हम देखें यहां पे, तो अब हमारे पास गेन हो गया यहां पे। तो इस वजह से एज अ रिजल्ट ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जिस चीज की हम बात कर चुके हैं कि ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर बात करें कि इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना ही आएगा कहां से, जब चार्ज मूव होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे, और चार्ज ट्रांसफर होंगे कहां से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जो फिनोमिना है वो टोटली डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके चार्ज एक से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी देन द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि उसके पास डिफिशियंसी हो जाएगी, और जो दूसरा वाला जो उसको टेक कर रहा है, जो उसको गेन हो रहा है, तो वो जो है उसके पास में उसका एक्सेस हो जाएगा। तो जो डिफिशियंसी वाली बॉडी होगी, जो डिफिशियंसी वाली बॉडी होगी दैट विल बी पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उसके पास में एक्सेस होगा तो वो निगेटिव की तरह, वो निगेटिव हो जाएगा। सो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ सम ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, एम्बर, रिजाइन, सल्फर, रबर एंड एबोनाइट। सो हमने यहां पे आप लोगों के लिए देखिए बच्चों, ये कुछ ये वैसे तो एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है इसकी, जिसको हमने यहाँ पे कि कॉलम 1 जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है और कॉलम 2 नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। अगर इसमें देखिए ग्लास को अगर सिल्क के साथ करें तो ये एग्जांपल हमने अभी लिया ही था, लेकिन उसी तरह
एज इट इज सिमिलर वुड, फ्लैनर, एम्बर, एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक के साथ जब रब करेंगे तो भी वही होगा। एबोनाइट को जब पॉलिथीन के साथ करेंगे तो भी वही होगा। और ड्राई हेयर कॉम्ब वाला तो ये वेल नोन एग्जांपल है बच्चों, ये तो वेल नोन एग्जांपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी ने सर्दियों में ये महसूस किया होगा कि जब आप वुलन कपड़े पहन के और अगर प्लास्टिक की चेयर या कहीं बैठे रहते हैं और जब आप अपने वुलन क्लोथ को उतारते हैं तो आपको पता चलता होगा कि एक स्पार्क सी निकलती होगी या कोई साउंड ऐसा होता होगा कि, तो उसमें होता क्या है कि जब आप रब करते हैं तो कुछ नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि अगर क्लोथ उतार रहे हैं तो अगर वो प्लास्टिक चेयर के उसमें, अगर प्लास्टिक चेयर उसके साथ में आ रहा है तो प्लास्टिक चेयर से क्या होगा, उसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी आर गेटिंग द नॉइज ऑफ स्पार्क्स। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज हम चार्ज की डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहला जो है प्रॉपर्टी, वो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हम पढ़ेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी ये एडिटिव प्रॉपर्टीज है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर का पूछ लेते हैं बोर्ड्स में। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एडिटिव तो नेचर में होता है लेकिन एडिटिव होता कैसे है। तो जैसे ही एडिटिव नेचर की बात आती है तो सिंपल सा जैसे मैथमेटिकल में रूल होता है कि एल्जेब्रिक सम जो होगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा वो चार्ज का होता है। चार्ज का नेचर जो होता है कि कंप्लीट एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो वो अपने साइन के साथ ऐड होगा, और अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो वो अपने साइन के साथ होगा। जैसे मैं ये कहूं कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सिस्टम है, यहां पे चार्ज मतलब 4 चार्ज जो है यहां पे रखे हुए हैं, सपोज 2 कूलम, -2 कूलम, 6 कूलम, ये पॉजिटिव है, आप इसको पॉजिटिव समझेंगे, और यहां पे -3 कूलम। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की नेट चार्ज की बात करूंगा, अगर मैं इस पूरे सिस्टम के नेट चार्ज की बात करूंगा बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, यहां पे एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो एल्जेब्रिक सम में मैंने बताया कि वो अपने साइन के साथ एडिटिव नेचर शो करेगा। तो अगर इसको देखें तो +2 +6 -2 -3 इज इक्वल टू +2 +6 8 और इधर 5, तो प्लस के 3 कूलम। तो इसका जो नेट चार्ज है बच्चों वो प्लस के 3 कूलम है। तो आपको समझ में आया कि एडिटिव इन नेचर ये नहीं कि सिंपली आपने मैग्नीट्यूड वाइज उसको ऐड कर दिया, नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज ऐड नहीं करना है, एल्जेब्रिक सम करना है जिसमें वो साइन के साथ ऐड होगा बच्चों। ठीक है, चलो आते हैं दूसरे पे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज है उसकी कि चार्ज कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.5, 3.5, 5.5 इसमें नहीं होता है, वो कंप्लीट नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जिससे अगर यहां पे देखें तो चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी अगर मैं देखूं, अगर हम बात करें एक स्लाइड की कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी क्या होता है बच्चों की, जैसे क्वांटा क्या होते हैं कि नंबर ऑफ बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं, नंबर ऑफ बंडल ऑफ फोटॉन्स होते हैं। तो क्वांटा क्या होता है, उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कि Q इज इक्वल टू NE वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहां पे समझिए कि जो ये n है वो नंबर्स को दिखा रहा है, लेकिन ये n कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, n इज नॉट इक्वल टू हाफ, 3.5, 5.5, 7.5, कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता। वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा कंप्लीट नंबर के, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है जहां पे ये n नंबर है और E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। E बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर हम बात करें तो ये यही कह रहा है कि दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रेदर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट। समझ में आया आपको? सो नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि अभी हमने बात की कि ये इंटीग्रल मल्टीपल किसका, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है।
ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जहां पे n इक्वल टू 1 2 and 3. ओके, सो नाउ नेक्स्ट नंबर 3, चार्ज इज कंजर्व. बिल्कुल बच्चों, क्योंकि चार्ज को हम एक तरह से एनर्जी ही कहेंगे, और एनर्जी आपको पता है, आपने 11th में वर्क एनर्जी में देखा है कि एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व्ड होती है. बस होता एनर्जी के साथ ये है कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है, लेकिन एनर्जी कंप्लीट सिस्टम की कंजर्व रहती है हमेशा. ठीक है, सो अब यहां पे देखेंगे दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें आप देखिएगा कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज constant. Example, when a glass rod is rubbed with the silk, negative charge appear on the silk and the equal amount of. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये ग्लास लिया है और ये सिल्क लिया है, और अगर इसको मैं एक कंप्लीट सिस्टम कह दूं, इसको मैं अगर एक कंप्लीट सिस्टम कह दूं, तो मैंने कहा क्या कि आप जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, रब करेंगे, तो होगा क्या, ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और वो शिफ्ट कहां होंगे, सिल्क पे. ठीक है, तो ग्लास में डिफिशियंसी हो गई, सिल्क पे एक्सेस हो गया. लेकिन उस कंप्लीट सिस्टम की अगर बात करें तो अभी भी तो वो कंजर्व्ड है, अभी भी तो जो अमाउंट ऑफ सिस्टम, जो अमाउंट ऑफ ये चार्ज इन द सिस्टम, वो तो कंप्लीट ही है ना, क्योंकि हुआ क्या है कि ग्लास से यहां से ट्रांसफर हुआ है. बट अगर सिस्टम में जैसे पहले मान लो, सपोज मैं कह दूं कि पहले ये 10 कूलम चार्ज था और रब करने से पहले मान लीजिए इसके पास 6 कूलम था, इसके पास 4 कूलम था, टोटल 10 कूलम हुआ. लेकिन रब करने से, कांटेक्ट में लाने से हुआ क्या कि 6 से यहां पे 2 ट्रांसफर हो गया, तो इट बिकम्स 4 और इट बिकम्स 6. लेकिन ओवरऑल पहले भी 10 ही कूलम था चार्ज पूरे सिस्टम का, और अभी भी ओवरऑल क्या है, 10 कूलम ही है. तो यही चीज है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी, पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड रहता है. ठीक है, इट डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी ऑल्सो. और जब हम इलेक्ट्रोस्टैट के बाद जब चार्ज को मूव कराएंगे v वेलोसिटी से, तो भी चार्ज सिस्टम का कंजर्व्ड ही रहता है. ये बेसिक सा फंडामेंटल वो है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, और नेक्स्ट में क्या है, कूलॉम्स लॉ. बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही नॉन सा एक जो है लॉ है, कूलॉम्स लॉ. और बेसिकली इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ज्यादा इसको हम अगर एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये. ठीक है, जो कि क्या करता है, अगर 2 चार्ज हैं प्लस और माइनस, तो इन 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है. ठीक है, कूलॉम्स जो है, जो एक्चुअली कूलॉम्स लॉ जो बच्चों, वो एक कूलॉम थे, LOUMB कूलॉम थे, जिन्होंने क्या किया कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया, जिसे उनके नाम पे कूलॉम्स लॉ कहते हैं. अगर इसको देखें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन और रिपल्सन. देखिए, हम कभी भी अगर 2 चार्ज हैं और जब तक हमें उनका नेचर नहीं पता है, तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि दोनों चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन होगा. अब वो इंट्रैक्शन अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज लाइक चार्ज हैं या दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज हैं. तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फिनोमिना है, वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगी. लेकिन अगर 2 चार्ज हैं और हमें नेचर नहीं पता है, तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन होगा. ठीक है, अब अगर ये हुआ कि अगर वो सेम चार्ज हुए, तो वो फिर रिपल कर देंगे एक दूसरे को, रिपेल कर देंगे एक दूसरे को. कब? जब सेम चार्ज होंगे. और जब डिफरेंट होंगे, जब डिफरेंट चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. समझ में आई इतनी बात? अब वो क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining of 2 charge. इसको अगर देखें तो पहला उसने जो कहा है, तो पहले में उसने कहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो क्या है,
बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2। सपोज अगर ये आपका Q1 चार्ज है और आपका ये Q2 चार्ज है एंड दे आर सेपरेटिंग बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ R, अगर ये R दोनों के बीच के सेपरेशन का डिस्टेंस है, तो पहले वो क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो उन दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 एंड Q2, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड थिंग वो कह रहा है कि जो उनके सेपरेशन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें तो होगा क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से अगर बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाएं हम तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यही कूलॉम्स लॉ है। अब बात करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब यहां से बात करें कि 4 पाई तो ये जो है ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें बात करें तो अब ये बात हो गई कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो आ गया। अब यहां से जो K था वो था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट तो तब है जब क्या है, वैक्यूम में है। अगर हम मीडियम में रख देंगे तो अगर इसको हम मीडियम में रख दिए, अगर मीडियम में दो चार्ज रखा हुआ है और उसके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना है तो क्या हो जाएगा, वहां पे K आपका चेंज हो जाएगा बच्चों और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा सिर्फ, और ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, परमिटिविटी आ जाएगी, और किसकी, ये हो जाएगी इन अ मीडियम, परमिटिविटी इन द मीडियम। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को और जब डाइलेक्ट्रिक दो चार्ज रखे हुए हैं प्लस Q माइनस Q और इनके बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, मीडियम तो कोई भी हो सकता है जिसमें ग्लास भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, हनी हो सकता है, तो हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए सपोज, तो उसका ये स्पेशल केस कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हमने यहां पे इसको कंक्लूड किया है। So the dielectric constant और relative permittivity और specific inductive capacity और dielectric coefficient is given by, इसको क्या क्या कह सकता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए कि dielectric constant और relative permittivity ये भी पूछ सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो बच्चों relative permittivity है, एप्सिलॉन आर जो है वो relative permittivity है। K आपको पूछ देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये क्या होता है कि K इज इक्वल टू या एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहां से एप्सिलॉन की बात करें कि अगर मीडियम की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो इसीलिए जब अगर फ्री स्पेस में कूलॉम लॉ देखना है, वैक्यूम में देखना है, तब तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो कि यहां पे लिखी हुई है देखो बच्चों 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 भी रखेंगे, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया आपने तो डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बच्चों क्या है, यहां पे आपने रखा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विच मीन्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर। लेकिन ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पे देखो बच्चों, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जा रहा है, Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं कि अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ गया है। तो इसका मतलब कि मीडियम में फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहां पे एप्सिलॉन होते ही, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पे वैल्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर देखें, हाँ बच्चों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप अभी तो बोर्ड्स में हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका भी ड्रीम है कि आपका एक कोई ड्रीम कॉलेज है लाइक जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जहां से आपको हायर स्टडीज करनी है, तो ऐसे बच्चों के लिए खासतौर से सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोर्सेज लॉन्च की है, और जो कि केपी क्लासेस के कोर्सेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और जनरल प्लस लैंग्वेज, यानी कि आप अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, या फिर मतलब सब्जेक्ट तो हम करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर डोमेन सब्जेक्ट के अलावा जनरल प्लस लैंग्वेज के लिए अलग से स्पेशल कोर्स है, तो अगर आपका भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है या फिर ड्रीम कॉलेज में एडमिशन का है, तो आप हमारे द्वारा इन बैचेज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन कराएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जाके आपको बैच परचेज करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि चार्ज देखने के बाद, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि अगर हमें कहीं पे चार्ज निकालना है, अगर किसी सिस्टम का चार्ज हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उस सरफेस पे है कैसे, सिर्फ सरकमफेरेंस पे है, पूरे वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पे है, या फिर किसी एरिया को इंक्लोज किया हुआ है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया है उसको। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल कि सिर्फ एक अलोंग द लाइन हो, फिर उसके बाद हमने एरिया, उसके बाद में हमने वॉल्यूमेट्रिक। तो लाइन, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक तीन में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। सो अगर हम देखें तो ये है बच्चों की इस सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेड टू फॉर्म ए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करना है तो इसका मतलब कि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज बहुत ही क्लोज होंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी, क्योंकि डेंसिटी से बात आ जाती है, क्योंकि ये है कि नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं उनकी एक्सेस होगी तो वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज में रहेंगे। तो क्लोजली पैक्ड जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। उसके हिसाब से हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसकी बात करते हैं। फर्स्ट है लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा जिसका सिंबल है लैम्डा से हम दिखाते हैं। अगर इसकी बात करें तो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन और ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल द एज ऑफ ए क्यूबॉइड, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों जब किसी भी लाइन के थ्रू हम, सपोज हमने कोई सिलेंड्रिकल एक्सिस ले लिया या हमने सिंपल एक रॉड ले लिया, अगर हम एक सिंपल रॉड ले लें तो रॉड के सिर्फ अगर हम along the line बात करेंगे कि अगर if the charge is distributed over a straight line over the circumference, एक रॉड लिया और रॉड के सिर्फ सर्कमफेरेंस पे अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे तो ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसको देखें तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकाले तो होगा क्या कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि हमने क्या किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया और वो किसके अलोंग किया, सिर्फ लाइन के अलोंग ही किया। इट मींस कि सिर्फ उसके सर्कमफेरेंस की बात की। अगर एक रॉड या कुछ लिया हमने और सिर्फ उसका सर्कमफेरेंस की बात की तो सिर्फ हम 1D में बात कर रहे हैं। इट मींस कि यहां पे क्या है हमारा L, अगर इसका सपोज L लेंथ हो, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। इट मींस कि लैम्डा की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलॉम और लेंथ की मीटर, तो कूलॉम पर मीटर। यही तो है कि इट्स ऐसा यूनिट इज कूलॉम पर मीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L और लैम्डा इज इक्वल टू dQ बाई dL। अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए, क्योंकि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे, जैसे मान लीजिए रॉड है, अब ये इनफाइनाइट तक वेरी कर रही है, तो हमें तो इनफाइनाइट तक तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना। तो हम अगर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो हमारा लैम्डा क्या बन जाएगा,
वो dq/dl, ठीक है। और अगर यहां से हम चार्ज को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स dl। और अगर पूरा चार्ज आपको पूरे अलोंग द पूरे उसके रॉड के लिए चाहिए तो आप क्या कर देंगे, सिंपली इंडिकेट कर देंगे इसको, तो यहां से ये q आ जाएगा और यहां से ये लैम्डा इंटू l आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सरफेस, इट मींस कि अब हम कंप्लीट सरफेस की बात करेंगे, जो कि लाइन में सिर्फ हम एक सरकमफेरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। सो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Now the surface charge density is the charge per unit area and its SI unit is coulomb per meter square। क्योंकि जैसे हमने लेंथ में किया था अब ऐसे ही हम सरफेस में करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड इट बिकम्स Q/A। और आपको पता है कि Q का कुलम्ब होता है चार्ज का और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो इट सिंपली बिकम्स कुलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली वैसे ही करना है हमें कि मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए पूरे सरफेस में से। अब यहाँ पे हमने dq चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है किस एरिया पे, ds एरिया पे। तो अगर इसके लिए कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू dq/ds। और अगर यहां से टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, dq/सिग्मा इंटू ds। और इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू s। अगर ये टोटल चार्ज, टोटल सरफेस के लिए आ जाएगा चार्ज। तो नाउ द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो अब लाइन और सरफेस के बाद में ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि अब पूरे वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि अब की बार क्या होना चाहिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे होना चाहिए। अगर पूरे वॉल्यूम पे होगा तो हम उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें रखेंगे कैटेगरी में। सो द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या करना है, यहां पे हमने एक लिया क्यूबॉइड समझ लीजिए। अब यहां पे हमने स्मॉल चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूट किया किस सरफेस में, dv सपोज। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू dq/dv, q या q/v क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। सो इट बिकम्स कूलम्ब पर मीटर क्यूब। और यहां से अगर सिमिलरली आपको सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करना होगा तो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। और इसको इंटीग्रेट करते ही बच्चों आपको पूरे वॉल्यूमेट्रिक रीजन के लिए जो है वो चार्ज मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं कि जो पॉइंट चार्ज यानी चार्ज और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में जब बात करेंगे सिर्फ चार्ज की, और मैग्नेटोस्टैट में जब मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे, मैग्नेटिक जो फिनोमिना है उसकी भी बात करेंगे, तो बट एक बेसिक सा जो डिफरेंस है वो मैं बता दूं कि चार्ज जो होता है वो सिंगल, मतलब मोनो चार्ज भी जो, या आपको उसको पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज कहेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैग्नेट में हमेशा सिंगल पोल या मोनोपोल, मतलब डाईपोल तो होता है, मतलब मोनो यानी अब सिंस कहें अगर वन, तो सिंगल साउथ या नॉर्थ ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दोनों पोल्स होते हैं उसमें, साउथ और नॉर्थ। तो ये मैग्नेट, ये कंप्लीट मैग्नेट होता है। खैर इसकी बात हम मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे। अभी हम अपने बैक टू द टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया है, सपोज ये पॉइंट चार्ज जो है यहाँ पे हमने रख दिया है, और ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज के कारण अगर, क्योंकि क्या है, Q क्या है, ग्रेटर देन है जीरो। Q क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए आपने पहले ही देखा कि पॉजिटिव चार्ज कौन कहलाएगा, ग्लास पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि ग्लास ने क्या किया था, वहां पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे और उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, दिया था। तो इलेक्ट्रॉन दिया था, इट मींस कि उस रीजन से लाइंस क्या है, मतलब उस रीजन से उसने दिया था, तो ये दिए देने का मतलब कि बाहर। सो बाहर का मतलब कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव ले लें, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस कहां की तरफ होंगी, बाहर की तरफ होंगी।
यानी आपको सिंपल सा ये देखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड होंगी, फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। किसके कारण बच्चों? पॉजिटिव चार्ज के कारण। समझ में आया? क्योंकि पॉजिटिव का क्या नेचर था, वो हमेशा दे रहा था, उससे बाहर निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम अगर आ जाए हम Q इज लेस देन 0, सो Q इज लेस देन 0 इट मींस दैट इट इज नेगेटिव चार्ज, इट इज नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव का क्या था कि नेगेटिव क्या करता था, सिर्फ गेन कर रहा था। वो सिल्क जो था वो क्या कर रहा था, गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स के। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो उसकी नेगेटिव हो जाएगी। सो अगर नेगेटिव हो जाएगी इट मींस कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ टेक कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है। सो इससे जो है नेगेटिव अगर ये चार्ज है तो इससे हमेशा फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ कि इनवर्ड, इनवर्ड किसके कारण, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों पे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पीवाईक्यूज में भी आए थे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। उसमें हुआ क्या था कि उसने Q इज इक्वल टू 6 कूलम प्लस 6 कूलम दे दिया था और पूछा था कि प्लस 6 कूलम के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बनाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब पॉजिटिव नेगेटिव से यही मतलब नहीं होता ना कि सिर्फ वहां पे पॉजिटिव प्लस Q और माइनस Q दिखना चाहिए, वो कुछ भी दे सकता है। पॉजिटिव का मतलब आप देखिए एक रेस्पेक्ट है, ये आप पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये समझिए कि हायर और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोअर। ठीक है, इतना ही समझिए। अब वो यहाँ पे आपको 8 कूलम भी दे सकता है और यहाँ पे आपको -9 कूलम भी दे सकता है। अब आप देखेंगे तो कहेंगे कि अरे प्लस 8 कूलम है, यहाँ पे 9 कूलम है, तो आप कहेंगे 9 ज्यादा है 8 नहीं, आपको ये देखना है कि चार्ज का नेचर क्या है, और नेचर इन सेंस कि वो हायर है या लोअर है, दैट्स इट। तो अगर इसको देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड एरो वेक्टर्स, द साइज ऑफ द रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस। ओके, सो नेक्स्ट अब दूसरी बात करते हैं कि अभी तो सिंगल पॉइंट के लिए देखा, अब हम डबल पॉइंट के लिए देखेंगे कि दो चार्ज जब एक साथ हो, लेकिन दो चार्ज एक साथ होने में दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। अगर सपोज करिए कि वो दोनों लाइक चार्ज हो गए तो प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू ये भी हो सकता है। ये कब है कंडीशन, जब दोनों लाइक होंगे। अब अगर अनलाइक होंगे तो अनलाइक में या तो प्लस और एक माइनस, और सिमिलर भी जो दूसरा वाला भी होगा उसको भी आप यही समझते हैं कि एक प्लस और एक माइनस। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको इसी तरह से कैटेगराइज किया है कि पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज, कि जब अनलाइक चार्ज है, अब पता है आपको कि अनलाइक चार्ज है तो वो डाइपोल क्रिएट करेंगे, क्योंकि डाइपोल अगर आप केमिस्ट्री में भी है HCl मॉलिक्यूल H2O, तो उसमें होता क्या है H प्लस Cl माइनस। डाइपोल तो वही है ना, डाइपोल मतलब कि दो पोल्स हो जाए, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और दोनों अलग अलग पोलैरिटी रखते हैं, एक प्लस क्यू हो गया एक माइनस क्यू हो गया, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है, एक नेचर वाइज पॉजिटिव है एक नेचर वाइज नेगेटिव है, सो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर हम ये करें कि यहां पे हमने प्लस क्यू रख दिया और यहां पे हमने माइनस क्यू रख दिया, तो प्लस क्यू से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगी और माइनस क्यू के कारण हमेशा इनवर्ड होंगी। ठीक है, तो आपको ट्रीट अभी भी कैसे करना है, एज ए सिंगल ही लेके करना है, तो आप इजीली फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि होता क्या है कि हम अगर फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो मैं आपको एक स्मॉल सा आइडिया देता हूं कि फील्ड लाइंस अगर हम बना रहे हैं तो फील्ड लाइंस क्या होता है कि किसी भी जो ये आपका मान लीजिए कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे, तो फील्ड लाइंस हमेशा टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है वो फील्ड लाइंस दिखाता है। अब ये बताइए अगर मुझे कि अगर दो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे दो टेंजेंट हो जाएंगे। अगर दो टेंजेंट हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो फील्ड आपको मिलेगी, और जो कि नॉट पॉसिबल है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले एंड यू आर गेटिंग सरप्राइज कि ओ ये क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसीलिए वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई।
तो एक पॉइंट पे इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ टू, मतलब अगर ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्ज। अब क्या करते हैं कि दोनों को लाइक कर लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी कर सकते हैं और निगेटिव निगेटिव। मान लीजिए यहाँ पे एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक आप निगेटिव निगेटिव कर लीजिए, तो पॉजिटिव में क्या करेगा, ये भी बाहर निकलेगा, इससे भी आउटवर्ड होंगी और इससे भी आउटवर्ड होंगी, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हुए, दूर देखते हुए आप देख रहे हैं। निगेटिव में क्या होगा, इधर से भी इनवर्ड होंगी और इधर से भी इनवर्ड होंगी। ठीक है, इधर से भी इनवर्ड होंगी। ठीक है, ये सिंपल सा आपका फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था। अब आपको एक चीज और जानना है यहां पे कि अगर आप हमारे द्वारा केपी क्लासेस के जो बैचेज चल रहे हैं अगर उनको परचेज करते हैं अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पे आपको ये एक अमेजिंग चीज और देखने को मिलती है कि जो सीरीज ऑफ बुक्स फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी, जहां पे अगर आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए तो इतना बढ़िया है कि फिजिक्स में आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज और प्लस पीवाईक्यूज, ये तीनों आपको इसमें फ्री मिलेगा। अगर आपने बैच लिया हुआ है तो इस बैच में इंक्लूडेड है ये। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, चाहे वो लास्ट ईयर पीवाईक्यूज हो चाहे वो एमसीक्यूज हो, तो आपकी एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो प्लीज फास्ट इनरोल कीजिए हमारे जो बैच है उनमें। और नाउ नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने देख लिया कि दो चीज की, लाइक चार्जेस को देख लिया, अनलाइक चार्जेस को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमेशा स्मॉल डिस्टेंस का मेजर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि एक तो चार्ज है, दो अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। तो कुलाम्ब जो पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो कुलाम्ब्स लॉ बनाया गया, तो कुलाम्ब्स में भी ये है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अब क्योंकि आपको पता है कि एक बॉडी यहां पे एक बॉडी 20 मीटर दूर पे है, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आपने कुलॉम्ब्स लॉ में अगर देखा हो तो आपने कहा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा। तो अगर 15 मीटर दूरी पे रखा हुआ दो चार्ज है तो उनके बीच में क्या डाइपोल मिलेगा, क्योंकि डाइपोल तो ये है ना कि एक दूसरे पे, यहां पे ये माइनस है और यहां पे ये प्लस है, तो डाइपोल तो तब क्रिएट होगा जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के लिए क्या होगा कि डिस्टेंस को बहुत स्मॉल होना पड़ेगा, डिस्टेंस को बहुत स्मॉल होना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट में हम हमेशा अजम्पशन यही करते हैं कि जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो बहुत ही शॉर्ट है या बहुत ही लीस्ट है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance. Now the electric field produced by a dipole is known as dipole field. कि जो डाइपोल के कारण फील्ड मिलेगी उसको क्या कहेंगे, हम डाइपोल फील्ड कहेंगे। ठीक है, और अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है P, उसको हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है कि मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द मोमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, की जो दोनों चार्ज है माइनस और प्लस उनके मैग्नीट्यूड के, एक सिंगल चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, यानी कि Q और उसके बीच के सेपरेशन जो कि लीस्ट सेपरेशन है उसके इक्वल होता है। यही यहां पे है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, कि जो दोनों चार्ज हैं, ठीक है, उनके, क्योंकि ये चार्ज आपने पहले ही कह रहे थे कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ऐसा पेयर ऑफ, ये प्लस की मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बस उनका नेचर क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, तो होगा क्या कि आपने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिया,
सिंपली एक चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज ले लिया और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या है, डाइपोल मोमेंट है। अब बात ये आती है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो इसकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डाइपोल मोमेंट है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता होगा कि इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हाँ बच्चों, आपको ये बहुत कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। सो जो स्मॉल p है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू, कहां जाएगी ये, पॉजिटिव जाएगी बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी। समझ में आया इतना आपको? अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आते हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से कि इन डेरिवेशंस में से, अब जो हम आगे नेक्स्ट 2 डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इन 2 डेरिवेशंस में से बच्चों हमेशा एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। जी बच्चों, इन दोनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन जो है वो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इंसर्ट किया हुआ होता है, यानी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल वी आर कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक जगह आपको इक्विटोरियल पे करना होता है। तो इन दोनों में से हमेशा एक पूछते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इसको बहुत ही इजी वे में करेंगे। आपको देखना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली ई वेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी हम पढ़ के आए हैं उनके वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एट अ पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में यहां पे आपको डायग्राम है और डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहां पे एक नेगेटिव क्यू है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे आपका प्लस क्यू रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपका 2l है और माइनस क्यू, और ये यहां पे मिड पॉइंट कोई ओ मान लिया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट तक की वो आपकी l हो गई, और यहां से सिमिलर यहां पे l हो गई। और बच्चों अब देखिए कि आपको यहां पे P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए। तो अब आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन स्मॉल p की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए देखिए ये कहां रखा हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं ये काम क्या करता हूं कि जो यहां मिड पॉइंट से इस जहां पे पॉइंट जो P पॉइंट हमने बाहर लिया है इस पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसका डिस्टेंस लेट सपोज कर लेता हूं कि ये x है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर पॉजिटिव से, क्योंकि अब डिस्टेंस आपको पता है कि जब नेट हम निकालेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ना, तो बेसिकली करना क्या है हमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं KQ बाई आर स्क्वायर होता है सिंपली। तो अब इस KQ बाई आर स्क्वायर होता है, तो एक बार मैं प्लस के लिए देख लेता हूं, एक बार माइनस के लिए देख लेता हूं, और दोनों को ऐड कर दूंगा, जो रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड कर दूंगा, यही तो है ना कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले मैंने A पॉइंट पे निकाल लिया, फिर B पे निकाल लिया, और दोनों को ऐड कर लिया, तो वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, यहां पे आपको समझना जो है कि R की बात होनी है, डिस्टेंस की बात होनी है, वो भी कहां से, चार्ज से, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि A से अगर मैं इस P पॉइंट तक आऊं, A से अगर P पॉइंट तक आऊं, तो यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां तक अगर इस वाले पे बात करें तो ये डिस्टेंस तो आपका L है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस X है, यहां से यहां तक मिड पॉइंट तक X है और ये L है, तो ये डिस्टेंस तो बन जाएगा आपका L प्लस X, कि अगर A चार्ज को P पॉइंट तक आना है तो उसको L प्लस X डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। सिमिलरली अगर यहां पे, और ये A चार्ज क्या है, माइनस Q के कारण है बच्चों, देखना, और B चार्ज जो आपका प्लस Q है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि ये पूरा X है और ये L है,
तो इसको तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अगर ये डिस्टेंस की बात समझ में आ गई तो अब ये बहुत ही इजी हो गया है। अगर डिस्टेंस की बात समझ में आ गई तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले किसके लिए, ये। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आपको पता है के टाइम्स चार्ज, और चार्ज क्या है माइनस क्यू, और डिस्टेंस क्या है ए से वहां तक के लिए, और मैं यहां लिख भी देता हूं ये ए के लिए है बच्चों और ये बी के लिए है। ठीक है, तो ए के लिए डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा L प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। शायद 1 मैंने यहां मार्क कर दिया था, तो इसको हम 2 दे देते हैं। अब बात करते हैं हम किसके लिए, बी पॉइंट के लिए। अगर बी पॉइंट की बात करें तो के टाइम्स चार्ज कितना है प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना है L माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा काम था कि अगर हमें ई पी चाहिए रिजल्टेंट, तो हम क्या करेंगे ई ए प्लस ई बी। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 and 3 क्या हो जाएगा, ई पी रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये क्या था के माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर, और ये क्या था बच्चों के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर। अगर इसको फिर से हम लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि के क्यू पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं, एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और ये माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब यहां पे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपका पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी बच्चों वो हो जाता है सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इससे हम इसको करें तो EP बिकम्स के क्यू एक्स प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहां पे हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक्स, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब अगर इसको सिंपल हम देख लें कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहां से अगर इसको देखें तो EP नेट बिकम्स क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो KQ अगर मैं कॉमन ले रहा हूं सबसे और इसको मैं ओपन कर दे रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL, और ये बच्चों माइनस यहां पे, और इसको करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा तो इट बिकम्स 2XL। ठीक है बच्चों, और ये नीचे क्या हो गया x की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। अब बच्चों यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आती है कि जो डिस्टेंस L है वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल इन सेंस की बहुत ही कम है। तो अगर x के कंपैरिजन में मैं L की बात करूंगा, शायद आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आए। आप यहां पे देखिए कि x जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये L बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि हमने पहले ही L को इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ते टाइम ही हमने कहा था कि L जो है वो बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस होगा, तो x के कंपैरिजन में L बहुत कम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम इसको सिंपली एक अजम्पशन ले सकते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू L, सो x की पावर 4 नियरली इक्वल टू, मतलब ये जो x की पावर, अगर इसको एक मिनट एक सेकेंड बच्चों, तो इसको अगर मैं ये कह दूं कि x की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 बिकम्स नियरली x की पावर 4।
तो अगर इस बात को यहां लिखे तो, और एक चीज और कि माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर से ये, और ये इट बिकम्स नाउ ईपी नेट इज इक्वल टू के क्यू, और ये कितना बच गया बच्चों 2xl 2xl, सो इट बिकम्स 4xl अपॉन यहां पे ये आ गया कि x की पावर 4, तो एक x से एक x कट गया, यहां 3 बच गया 3 टाइम्स। और बच्चों देखो ईपी नेट जो है वो आपका आ गया के क्यू इंटू 4l अपॉन एक्स क्यू। अब आपको निकालना क्या था, क्योंकि आपका टॉपिक था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन अभी तक तो हमने कहीं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात ही नहीं की। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो P होता है वो होता क्या है बच्चों, Q इंटू 2L। तो अगर इस वैल्यू को यहां पुट करें तो इसको मैं कह सकता हूं ईपी नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। और ये जो है ये टोटल ये क्या बन जाएगा मेरा, P बन जाएगा। सो इट बिकम्स नाउ KP 2KP अपॉन आर क्यूब। सो नेट रिजल्टेंट जो मेरा एक्सीएल के कारण आ गया वो क्या आ गया बच्चों, 2KP अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, जो भी होगा ये एडिटिव आप देख लेना, लेकिन ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सीएल। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि एक्सीएल पॉइंट पे कुछ नहीं करना, पहले हमें डिस्टेंस को बहुत ही केयरफुली मेजर करना है, और जब केयरफुली मेजर कर लेंगे तो दोनों को हम ऐड कर देंगे सिमिलर, और वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल आएगा। ओके बच्चों, अब मूव करते हैं हम जो सेकंड वन है हमारा, कि हमने एक्सीएल पे देखा, अब इक्वेटोरियल की बात करेंगे। और इक्वेटोरियल पे क्या है कि एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे होगा, तो इक्वेटोरियल लाइन पे देखने के लिए क्या करना होगा कि अब यहां पे वहां पे हमने एक्सिस पे रखा था और अलोंग द एक्सिस डायपोल था, अब हमने यहां पे एक नेगेटिव चार्ज क्यू रखा। समझिएगा बच्चों, बस डायग्राम अगर समझ में आ गया तो इन दोनों भी टॉपिक में डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम समझने की बात है। तो देखिएगा माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल पे देखना है। तो यहां पे हमने कोई मिड पॉइंट ओ ले लिया। अब आपको फिर पता है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और यहां से हमें इस क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बार निकालना है, जो कि हमारा इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब क्या करना है यहां पे कि अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट से जो आपका ये है वो कहां है, नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये नीचे हो गया, लेकिन अगर इस प्लस के कारण देखेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ, तो ईबी जो है वो आपका बाहर की तरफ हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको यह भी पता है कि माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड एंड पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड। सो ये पॉजिटिव है तो इसके कारण ये ईबी जो है वो आपका, क्योंकि जो प्लस चार्ज है वो आपके बी पे है और जो माइनस चार्ज है वो आपके ए पे है। तो अब क्या करना है कि यहां ये हो गया, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो शायद थोड़ी सी चीजें बेटर हो जाएंगी। तो ये हो गया। अब क्या करना है कि यहां से अगर ईए और ईबी का रिजल्टेंट देखेंगे हम, क्योंकि दो डायरेक्शन, मैंने कहा ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो सिंपली हुआ क्या कि आपने वेलोसिटीज और उनमें भी पढ़ा होगा कि एक ये ईए है और ये अगर ईबी है बच्चों, तो एक इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ई नेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये रिजल्टेंट हो गया आपका ई क्यू, ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपने, क्योंकि ये एंगल आपका मान लिया हमने थीटा है, तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, थीटा, ठीक है बच्चों। अब हमने जो कंपोनेंट डिवाइड किया उस कंपोनेंट में क्या था कि ईए आपका इस अलोंग था, ईबी आपका इस अलोंग था। तो जो, क्योंकि ईए का जो, जैसे अगर हम सिर्फ वी की बात करें, अगर सिंपली आप वी को क्रॉस करते हैं तो वी में क्या होता है कि अगर ये दो पॉइंट है
और सपोज ये तो आप इसको कह देते हैं v, इसको कहते हैं v cos थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को कहते हैं v sin थीटा, और ये आपका v नेट हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो के कारण, क्योंकि एक वेलोसिटी के कारण दो कंपोनेंट होते हैं, तो यहां पे दो कंपोनेंट है ए और ईबी, तो दो कंपोनेंट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार कंपोनेंट में ब्रेक होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो होंगे वो चार कंपोनेंट में ब्रेक होंगे। उसमें कौन सा होगा कि सबसे पहले यहां पे रिजल्टेंट एक ईबी साइन थीटा, ईबी साइन थीटा, और नीचे ईए साइन थीटा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ईबी और ईए साइन थीटा जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो साइन थीटा का कंपोनेंट है वो डिवाइड हो जाना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों डाइपोल क्या है, चार्ज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ईए अगर पॉजिटिव हो गया तो ईबी निगेटिव होगा, और अगर ईए जो ईबी आपका अगर पॉजिटिव होगा तो ईए निगेटिव, और ईए पॉजिटिव होगा तो ईबी निगेटिव, क्योंकि दोनों, और साइन थीटा कंपोनेंट है और एक दूसरे के किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। अब हमें डील सिर्फ किससे करनी है, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से करनी है। किससे करनी है, सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से करनी है। और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में क्या है कि दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है। आप देख रहे होंगे कि यहां पे भी जो ये, क्योंकि इसका भी जो इस वाले फील्ड का कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और इस वाले का भी बाहर की तरफ है तो इसी डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से दोनों जो कंपोनेंट है वो सिर्फ कॉस थीटा वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें करना क्या है कि EQ इज इक्वल टू EA प्लस EB, जैसे उसमें सिमिलर हमने किया था एक्सएल में। अब यहां पे डिस्टेंस की बात फिर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो जब यहां पे बात करेंगे तो ये डिस्टेंस तो क्या है आपका, ये डिस्टेंस तो फिर आपका L है, ये डिस्टेंस आपका L है, और ये डिस्टेंस आपका, अगर ये डिस्टेंस हम यहां से, क्योंकि इस पॉइंट से ही माना था ना हमने बाहर, तो इस पॉइंट को हमने अगर x मान लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर मैं छोड़िए इसको यहां पे ना लिख के, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं कि अगर इसकी बात करें तो अब ये यहां से एक इस तरह से कंपोनेंट बन गया, जहां पे ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका L है, और ये आपका जो डिस्टेंस है वो x है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये वाली अगर एक्सिस हम मान लें कि अभी सपोज कि हमें नहीं पता a है, तो a स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो a बिकम्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका हो गया a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। अब कुछ नहीं करना बच्चों, अब सिंपली हमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद हमारे पास चीजें निकल के आ जाएंगी। तो अगर मैं सिर्फ यहां से याद रखूं कि जो EQ था मेरा नेगेटिव, वो जो EQ रिजल्टेंट था वो था EA और फिर EB। अब आपको पता है EA सिमिलर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू डायग्राम से अगर देखें एक मिनट, तो जो यहां से पहले तो माइनस, हमेशा ध्यान ये रखना है बच्चों कि चार्ज आप ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है, कंफ्यूजन ये हो जाती है, या जल्दीबाजी में कह लें कि हमेशा हम लोग चार्ज के नेचर को भूल जाते हैं, सिर्फ चार्ज लिख देते हैं, फिर रिजल्ट कुछ और आ जाना है। सो अगर मैं एक मिनट, तो अगर मैं EA की बात करूं तो K ये माइनस Q अपॉन KQ अपॉन R स्क्वायर, R क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ, और इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, EA जो है आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है आपको, यहां पे हमने बात की है कि जो यहां पे EB cos थीटा और EA cos थीटा, तो ये दोनों ऐड हो चुके हैं बच्चों। यहां पे ये दोनों क्या है,
ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे EA और EB जो है तो ये बेसिकली क्या हो चुका है, EA cos थीटा और ये EB cos थीटा हो चुका है। तो अगर इसको हम ये देख लें कि EA और EB जो है cos थीटा जो कंपोनेंट है वो अगर दोनों ऐड होंगे तो ऐड होने से क्या होगा यहाँ पे कि EA इज इक्वल टू ये आ गया और साथ में अभी cos थीटा आपको लेके चलना है, साथ में cos थीटा लेके चलना है, सपोज इक्वेशन 1। अब अगर आप EB की बात करेंगे तो EB भी क्या हो जाएगा, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सिमिलरली, और cos थीटा इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि यहां पे जो EB cos थीटा और EA cos थीटा है तो EB cos थीटा की डायरेक्शन देखेंगे अगर आप, क्योंकि चार्ज नेगेटिव के कारण, तो नेगेटिव के कारण अंदर की ओर और ये इधर से बाहर, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे, दोनों एक दूसरे के लाइन में। क्योंकि EA जो है आपका EA यहां से नेगेटिव के कारण अंदर की ओर, तो इस वाले कंपोनेंट में भी वो अंदर की ओर होगा, जो कि यहां पे दिखाया गया है कि EA जो है वो EQ जो है यहां से EA अंदर और ये वाला भी आपका अंदर। सो बिकम्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे सिमिलरली, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप सिमिलरली देखें कि EA और जो EB है यहां पे ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो दोनों अगर सेम है और सिमिलरली इनको ऐड करेंगे, एड अप होंगे ये दोनों, तो ये हो जाएंगे 2EA cos थीटा। तो 2EA cos थीटा, तो आप इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 2 इंटू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू बच्चों फिर देखो आपको यहां से देखने को मिलेगी कि जो cos थीटा की वैल्यू है, अगर ये, क्योंकि आपने थीटा ये लिया था ना, तो थीटा ये लिया था, अब cos थीटा क्या होता है बच्चों, यही होता है। अगर यहां से ये देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, L अपॉन ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, cos थीटा की वैल्यू है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर मैं वहां पे पुट करता हूं, cos थीटा की वैल्यू पुट करता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू जो मुझे याद है शायद यही आई थी, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा कि cos थीटा की वैल्यू आई थी आपकी L, एक सेकेंड पीछे आते हैं प्रीवियस स्लाइड में, cos थीटा की वैल्यू, ओके, सो दिस वन इज L एंड दिस वन इज x, so it becomes 2, okay, so this one is x upon x square plus l square की पावर हाफ, so it will be x upon x square plus l square की पावर 1/2। अब बच्चों देखो सिमिलरली क्या करना है यहाँ पे कि ये एक पावर है और ये हाफ पावर है, दोनों एड अप होंगे, तो 2 इज इक्वल टू KQ इंटू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर वही वाला अजम्पशन बच्चों कि हमारा जो x है वो हमें पता है कि वेरी वेरी ग्रेटर देन टू l, सो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहां से अगर बात करें तो 2KQ इंटू एक्स, ठीक है, KQ इंटू एक्स, सॉरी, so here we are x square प्लस, मतलब x स्क्वायर रह गया सिर्फ और ये 3/2, so ये 2 से ये 2 कैंसिल। और बच्चों एक मिनट, शायद हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो हमने cos थीटा की वैल्यू, so cos थीटा बिकम्स, हाँ ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो cos थीटा है आपका वो cos थीटा यहाँ पे यही होना है, ठीक है, cos, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू हम क्या देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी a upon x square, sorry, L, distance is L, sorry, so this one is L, so if we are here, so once again we are writing here now x, so we are writing here L, so it becomes L, now it will be L, so it will be 2KQ into L अपॉन एक्स क्यूब। ये क्या आ गया बच्चों हमारा, EQ, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए इक्वेटोरियल। लेकिन अब फिर हमें क्या करना है
इंट्रोड्यूस करना है किसका, डायपोल का। सो नाउ डायपोल इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सो अब अगर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो EQ इज इक्वल टू क्या आ गया, 2KQ इंटू L अपॉन X क्यूब, यही आया था बच्चों। अब यहां पे हम Q इंटू 2L, सो Q और ये L और इस 2 की जगह हम क्या रख देंगे, EQ रिजल्टेंट विल बी आपका जो है KP अपॉन R क्यूब या X क्यूब। और ये क्या हो गया बच्चों, फाइनल रिजल्टेंट हो गया किसके लिए, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो इक्वेटोरियल के कारण हमारा ये रिजल्टेंट फील्ड हो गया जो कि क्या आया है, KP अपॉन R क्यूब। सो अगर फिर से हम समराइज करें तो एक्सिस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो आई थी 2KP अपॉन X क्यूब, और इक्वेटोरियल पे जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है वो आई है KP अपॉन X क्यूब। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, डायपोल देख लिया, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, किस पे, एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने से पहले चलिए ठीक है, इसके बाद हम गॉसियन की बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स दैट नॉर्मली पासेस थ्रू दैट सरफेस। कि किसी भी क्लोज लूप से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस किससे, उस सरफेस से लिंक्ड। कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस या एनक्लोज सरफेस इज नोन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, क्योंकि डी फाई हमने क्यों लिखा है कि स्मॉल की बात करेंगे ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा ds। सो जो फाई है वो हमारा है क्या, फाई हमने क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी किसमें इंक्लोज, जितने एरिया में है वही रिजल्टेंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर यहां पे आप देखें कि जो ये एक आपको दिख रहा होगा, ये क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस के नॉर्मली हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स is known by the electric flux. So the total electric flux phi over the whole surface S due to an electric field E. So अभी हमारा ये था, तो अगर मुझे phi चाहिए, मुझे अगर phi की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा E डॉट ds। और आपको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है ds और आपको E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ही, जिसकी डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो सिमिलरली ए बी कॉस थीटा। तो दैट्स वाई वहां से अगर यहां वैल्यू रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा, सिंपल। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई डॉट डीएस विच इज ई डीएस कॉस थीटा। सो डीएस बिकम टू एस, डीएस बिकम टू एस। So the electric flux is a scalar quantity, but it is a property of a vector field. कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती उसकी, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। सो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अगर आप देखेंगे SI यूनिट, सो E डॉट ds। अब E क्या क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, अरे F इज इक्वल टू QE, तो E इज इक्वल टू F बाई Q, F इज इक्वल टू न्यूटन और Q इज इक्वल टू कूलम। सो इट बिकम्स टू, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन, और फिर उसके साथ में क्या आ जाएगा, कूलम, ठीक है, इनवर्स। और ds एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, एरिया तो हमेशा आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स, सिंपल। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, गॉस थ्योरम।
अब बच्चों जैसे कि इन चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में दो डेरिवेशन शुरू के, इक्वेटोरियल एक्सिस वाला और एक्सियल वाला, एक्सिस पे जो फील्ड कैलकुलेट करना था, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अब ये लास्ट वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के बाद जो वो 3 एप्लीकेशंस हैं, उन 3 एप्लीकेशंस में से हर साल पीवाईक्यूज में, हर साल बोर्ड में एक एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछता है। तो हमें यहां से और केयरफुल होके पढ़ना है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं, और उसके बाद में हमें जो ऐप पे जो दिया गया है मॉक टेस्ट, वहां पे जाके हमें इस वाले चैप्टर के मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करना है। वहां से हमें एनालाइज होगा कि हम कितना अभी और पढ़ना बाकी है हमें। ठीक है, तो देखते हैं ये गॉस थ्योरम। The surface integral of the electric field intensity over any closed hypothetical surface called Gaussian surface। सबसे पहले गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले ये देखना है कि गॉसियन सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गॉस थ्योरम के लिए। और गॉसियन थ्योरम क्या, गॉसियन सरफेस क्या होता है कि एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप जो है वो क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। ये एक हाइपोथेटिकल वो है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक उसको है, बस हम ये होना चाहिए कि वो एक क्लोज लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो कोई भी क्लोज सरफेस, ये लिखा ना, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गाउसियन सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 by epsilon times the net charge included within, so phi is equal to q by epsilon। यही वो कह रहा है कि फ्री स्पेस में 1 by epsilon, अगर फाई की बात करें तो 1 by epsilon into charge, so it will becomes phi is equal to q by epsilon naught। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लिंक्ड विद है गाउसियन सरफेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, phi is equal to E dot ds। सो E dot ds अगर करेंगे तो यहां से 1 upon epsilon और ds जो है यहां से qi। सो अगर प्रूफ की बात करें, वैसे तो ये पूछता नहीं है, बट प्रूफ की बात करें कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम ए स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस, कि एक ऐसा सरफेस जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक है और यहां पे अगर उसके मिड पॉइंट में कोई चार्ज q रखा हुआ है। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन, सो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। सो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हूं तो पॉजिटिव चार्ज से अगर ये, क्योंकि आपको पता है स्फेरिकल सरफेस है तो डिस्टेंस रेडियस r होगा, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और जो एरिया वेक्टर होगा वो अलोंग द स्फीयर होगा। सो अगर अब मैं बात करूं कि d phi इज इक्वल टू E dot ds, सो इट विल बिकम्स E की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर, और ds की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, r इंटू ds। और ये n कैप क्या है, n कैप आपका जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो d phi इज बिकम्स q और यहां से r स्क्वायर, और ये ds r कैप इंटू n कैप। सो r कैप इंटू n कैप दोनों आइडेंटिटी वेक्टर है, सो इट विल बिकम्स 1, यूनिट वेक्टर है तो दोनों इट विल बिकम्स 1। सो d phi will 1 upon 4 pi epsilon naught q into ds upon r स्क्वायर। अब ds को इंटीग्रेट करना है सिर्फ, यानी बात सिर्फ हमारी कहां पे आ जा रही है कि सिर्फ जो ds हमने लिया है, जो बच्चों हमने ds लिया है उस ds को इंटीग्रेट करना है। सो स्फेरिकल सिमेट्रिक एरिया है, सो आपको पता है कि स्फेरिकल के लिए एरिया जो होता है वो 4 pi r स्क्वायर होता है, 4 pi r स्क्वायर होता है। और अगर इसको कैलकुलेट करना है phi इज इक्वल टू, तो वहां पे हो गया था k q अपॉन r स्क्वायर, और k की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं, एक मिनट, 4 pi r स्क्वायर। सो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, सो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, सो phi इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi epsilon naught इंटू q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 pi r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर विल कैंसिल, 4 pi टू 4 pi कैंसिल, सो phi विल बिकम q by epsilon naught। और ये क्या है, गॉस थ्योरम का प्रूफ है। कहां से, स्फेरिकली सिमेट्रिक
स्फीयर। सो वहां से हम गॉस थ्योरम को चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बट ये प्रूफ कोई नहीं पूछता है, मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये बताया है। नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है एप्लीकेशंस पे, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये 3 एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो इस पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। सो अगर पहले वाले की बात करें तो पहला वाला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए अगर मान लीजिए कोई ये वायर है, ठीक है, और इस वायर को क्या है, ये इनफाइनाइटली चार्ज है, बात समझिएगा, इनफाइनाइटली चार्ज है, तो इनफाइनाइटली चार्ज है, और आपको पता है कि अगर मैं इस वायर के, क्योंकि वायर क्या है, सिलेंड्रिकल होता है, अब वायर सिलेंड्रिकल है, ये इसका 3D डायग्राम है, अगर वायर सिलेंड्रिकल है तो आप एरिया वेक्टर चूज करने के आपके पास तीन वो है, या तो आप उसके दोनों सर्किल्स पे एरिया वेक्टर ले सकते हैं, और एक आप उसके इस कर्वियर वाले पे जो सरकमफेरेंस है उस पे ले सकते हैं। तो अगर आप तीनों पे, क्योंकि हमें ओवरऑल कंप्लीट चार्ज सिलेंड्रिकल एक्सिस वायर के लिए जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसके लिए कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास ये तीन जो है सिनेरियो बन रहे हैं, तो इन तीनों सिनेरियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बाद में अगर इनको ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट जो है वो मिल जाएगा। सो अगर यहां की बात करें तो ds वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी सेम वही है, और यहां पे लेकिन ds वेक्टर भी आपका परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर द सरफेस है। सो ये दोनों अलोंग द लाइन है, अलोंग द सेम लाइन। सो इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, यहां पे आपका थीटा 90 डिग्री है, और यहां पे आपका थीटा 90 डिग्री है। सो अगर तीनों को ऐड कर दूं मैं, तो तीनों को ऐड करने पे होगा क्या, एक सेकेंड, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, एक सेकेंड, अगर मैं तीनों को ऐड, ओके, सो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो होगा क्या, जो मेरा ईडीएस, सबसे पहले फाई इज इक्वल टू क्या था, एक तो था आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन, और एक था ई डॉट डीएस जो कि क्या था, ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं फाई इज इक्वल टू फाई नेट इज इक्वल टू, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, फाई 1 फाई 2 और फाई 3। अगर इसकी वैल्यू, तो फाई 1 के लिए क्या हो जाएगा, ई डीएस, और कॉस क्या था आपका 90 डिग्री, फिर दूसरे वाले के लिए भी ई डीएस कॉस 90 डिग्री, और इसके लिए क्या था, ई डीएस कॉस 0 डिग्री। सो 0 डिग्री अगर कॉस है तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं सॉरी कॉस कॉस 0 के लिए आपकी वैल्यू सिर्फ आएगी, लेकिन कॉस 90 है तो कॉस 90 आपको पता है क्या होता है बच्चों, कॉस 90 जो है वो 0 होता है, और कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। सो यहां पे जो आपका कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ अलोंग द लाइन वाला करेगा, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, सो इट विल बिकम्स ई डी एस, ठीक है बच्चों। तो जो आपका कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट ही करेगा, बाकी ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री एंड द कॉस 90 इज 0। सो ये वाला पार्ट ही सिर्फ जो है आपका पार्टिसिपेट करेगा। सो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर इस वाले के लिए हम नाउ जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर देखें तो वो अगर हम देखें तो यहां से क्या हो गया, ई डॉट डीएस हो गया, तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू ऐसे कैसे, और डीएस, अब सिलेंड्रिकल के लिए डीएस जो होता है वो क्या होता है, सो इट विल बी 4 पाई आर एल। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर एल। सो 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, r to 1 r cancel, so it will be phi becomes
Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है यहां से एक L से ये भी कैंसिल हो जाएगा, R आपका लेंथ, सो ये जो है फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यही आपका जो रिजल्टेंट है कि cos 90 0, cos 90 0, एंड दिस वन विल बी contribute only, this one will be contribute only, so E into 2 pi RL. So Gaussian surface is a closed surface around a charge distribution such that the electric field intensity has a single fixed value at every point on the surface. कि सारे सरफेस पे जो है उस पे एवरी पॉइंट पे ये जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा जहां पे यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट दिस वन, सो इट विल बी Q बाई एप्सिलॉन, सो इट विल लैम्डा, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन, सो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आपको पता था कि Q इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा इंटू L था, यही तो पता था लीनियर चार्ज डेंसिटी में। सो अगर यहां से Q बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगी तो लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सो अब अगर इन दोनों को प्रूफ करें कि एक फाई इज इक्वल टू क्या था, E डॉट ds था, इससे तो कैलकुलेट होके क्या आ गया, लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब एक चीज देखें कि E डॉट ds, ठीक है, सो E विल बी कुछ नहीं, और आपका जो लैम्डा बाई एल है, सो वहां से अगर देखें तो ds की वैल्यू 2 पाई RL, सो दोनों को पुट करेंगे, क्योंकि दोनों को अगर लास्ट में करना क्या होता है हम लोगों को कि जो E डॉट ds है और एक जो फाई की वैल्यू, जो फाई की दो वैल्यू E डॉट ds और एक Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सो E डॉट ds से तो हमारे पास वैल्यू वो आ गई, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट से तो E इंटू ds की वैल्यू 2 पाई RL, और Q की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही निकला ना। तो अगर यहां से कट करेंगे तो L टू L कैंसिल, सो यहां से क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है यहां पे तो ये बच जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R, जो कि इक्वेशन नंबर 1 ये है। सो ये फाइनल इक्वेशन आ गया आपका, कब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब आपके एक लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर रखा होगा और उस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उससे जो है निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो वो मैग्नीट्यूड है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R, और इट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को K लिख दीजिए, और ये लिख दीजिए K 2 लैम्डा बाई R, दिस वन, सो इट विल बी E इज इक्वल टू K लैम्डा बाई 2R, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज, फॉर नेगेटिव लाइन चार्ज इट विल रेडली इनवर्ड। अब आपको ये तो पहले से ही पता है कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगा और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगा। अब ये नोट पॉइंट क्या है आपका कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड। कभी कभी एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि गॉसियन सरफेस को सिलेंड्रिकल ना करके कुछ और शेप वाइज क्रिएट कर देता है कभी कभी एग्जामिनर, और कंफ्यूज कर देता है कि अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो ये साइज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि गॉसियन सरफेस का सिर्फ इतना सा काम है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलरली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, सिर्फ उतने से मतलब है उसको। गॉसियन सरफेस किस शेप एंड साइज का है इससे कोई मतलब नहीं होता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड इट डिपेंड्स ओनली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कंसिडरेशन दैट इज द गॉसियन सरफेस शुड कंटेन, क्योंकि ये इसलिए मैटर करता है कि आप कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा अब यहां पे जब फाई कैलकुलेट करेंगे तो E डॉट ds विच इज E cos थीटा और E ds cos थीटा, और ये जो cos थीटा जो एंगल थीटा है वो इसी बात का है कि जो एरिया वेक्टर ds लिया है आपने और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है उनके बीच में जो एंगल है फ्लक्स सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट second one is electric field intensity due to an infinite long thin
इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब की बार हमने क्या किया है, एक इनफाइनाइट शीट ली है और उसके कारण हम जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इसके कारण कहां कहां कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो इसके सर्किल वाले एरिया पे कर सकते हैं और एक कहां कर सकते हैं, इसके सरफेस पे कर सकते हैं, सरकमफेरेंस वाले पे, और एक सिमिलरली यहां कर सकते हैं। सो अब वापस से अगर करें तो ये इस वाले पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे जो है रखा हुआ होगा, उसके कारण कहां पे होगा, बाहर की ओर होगा, और ds वेक्टर भी। सो दोनों के बीच में कितना, थीटा इज 0 डिग्री। अब यहां पे क्या हो गया, फिर से ds वेक्टर बाहर की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस में। सो यहां पे थीटा आपका जो है वो 90 हो गया। तो ये तो फिर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि cos 90 जो है बच्चों वो 0, क्योंकि अब बार बार उतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे अब। और इस वाले पे फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया। तो ये वाला पार्ट भी कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला पार्ट भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो अब की बार अगर गॉस लॉ से देखेंगे तो E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E डॉट ds ए पॉइंट पे जो है वो भी आपका कैलकुलेट करेगा, बी पॉइंट वाला जो है आपका वो भी कैलकुलेट करेगा, लेकिन सी पॉइंट वाला 0 हो जाएगा। सो 0 0 90 इट मींस, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 2e ds हो जाएगा। तो 2e इंटू 2e इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो क्या हो गया है, ये सर्किल, ये जो एरिया जो है ये वाला कंट्रीब्यूट किया है, वो सर्किल वाला एरिया इस बार कैलकुलेट किया है। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि Q बाई एप्सिलॉन इक्वल टू, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो वहां आ गया था कि 2e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब वहां से हमें क्या करना है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू के इक्वल लिखना है। तो यहां से कैलकुलेट करके कि 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहां से जो है वो आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट से आपका एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यहां से 4 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो E आ जाएगा अब की बार, क्योंकि अब यहां पे Q की जो वैल्यू है, पहले आपको जो Q की वैल्यू वो भी पुट करनी होगी, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। तो सरफेस वाले इंटीग्रल में आपको क्या करना था, Q इक्वल टू आपका क्या था, सिग्मा इंटू, क्योंकि Q जो था तो ds वेक्टर जब वहां पे था तो Q इक्वल टू जो सिग्मा और इंटू में आपका यहां पे जो, अरे इस साइड में आप देखिए ना, जो यहां पे आपका सरफेस इंटीग्रल है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट। तो प्लेन है तो प्लेन पे पूरे सरफेस की बात होगी। तो सरफेस पे बात होगी तो जैसे आपने लैम्डा जो आपका था, लैम्डा आपका क्या था, जो Q बाई L था, तो आपने क्या किया था, तो यहां पे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना बेसिकली। तो जब इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो जो कैलकुलेट होके वैल्यू आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के लिए ये आ गई, लॉन्ग इनफाइनाइट के लिए आपके पास आई थी लैम्डा अपॉन जो यहां पे जो ये था तो वो 2 लैम्डा बाई आर था। सो ये वाला, अरे प्रीवियस वाली स्लाइड में अगर आप देखें, इतनी जल्दी अगर भूलेंगे तब तो हो गया, फिर तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां से जो आपने देखा था ये वाला जो Q बाई एप्सिलॉन से जो वैल्यूज पुट होके आई थी वो ये आई थी आपकी कि K लैम्डा बाई 2r। तो K यहां पे छोड़ दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी है, सो लैम्डा बाई 2r। तो यही तो बेसिकली हमने यहां पे लिखा है कि लैम्डा बाई 2r, और यहां पे क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ the direction of the electric field intensity is normally to the plane and away from the positive charge distribution, and negative charge distribution it will towards the node। तो प्लेन की मतलब हमेशा चार्ज की प्रॉपर्टीज वही रहनी है, उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि पॉजिटिव है तो उसके कारण आउटवर्ड एंड नेगेटिव है तो इनवर्ड। सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड। It neither depends on the distance of point consideration the radius of the cylindrical। की फिर वही बात कि ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और अगर प्लेन शीट की बात करेंगे, थिक शीट की बात करेंगे, तो ये जो है बेसिकली E इज इक्वल टू Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन, क्योंकि यही कहा गया है इफ द प्लेन शीट
is thick, then the charge distribution will be available on both the sides, so the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before that the field will be twice. कि फील्ड को अगर ट्वाइस कर देंगे हम, क्योंकि फील्ड क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ही था, तो अगर उसको ट्वाइस कर देंगे तो फील्ड इज इक्वल टू, तो यहां से ये जो, क्योंकि ये जो है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर मैं सिर्फ यहां की बात करूं तो 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड क्या है, ट्वाइस है इस बार. ओके, सो नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर सेल. अब ये स्फेरिकल सेल में तीन कंडीशन हो जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस एक ही डेरिवेशन में तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, तीन जगह पे कैलकुलेट होता है. उन दोनों में तो इजी हो जाता है, क्योंकि जब हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब एंगल की बात करते हैं तो वहां से बहुत चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, और जिससे इट इज मोर इजियर टू कैलकुलेट इन कंपैरिजन टू द स्फेरिकल सेल. सो नाउ लेट द स्फेरिकल सेल कंडीशन, तो पहला कंडीशन उसमें है कि एट अ पॉइंट P आउटसाइड द सेल, क्योंकि अगर यहां से हमें देखना है तो एक तो आउटसाइड में हो सकता है, एक ये बाहर वाले पे हो सकता है, और एक ये जो है अंदर वाले पे हो सकता है. ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं. तो पहला कंडीशन है कि एट अ पॉइंट P, ये P पॉइंट जो कि आउटसाइड में हमने लिया है, ठीक है, इस वाले पे जो यहां पे, एक यहां पे, ठीक है, तो इस वाले पे जो हमने लिया है उसमें क्या होगा, और एक इनसाइड भी लेंगे. तो जो इस वाले पॉइंट P पे लिया है तो इसके लिए ds वेक्टर भी बाहर की ओर है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सरफेस आपको दिख रहा होगा, तो बाहर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी. सो फिर यहां पे cos थीटा जो है आपका क्या हो गया है, 0 डिग्री. सो इट मींस कि इट विल कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करेगा. सो फिर क्या करना है, फ्रॉम गॉस लॉ, क्योंकि ये सब में, ये स्टेप सब में सिमिलर रहेगा कि आपको गॉस लॉ लगाना है. गॉस लॉ के दोनों जो है phi is equal to q by epsilon naught और phi is equal to E dot ds, दोनों को आपको रखना है. So now from Gauss law phi is equal to E dot ds and q by epsilon, so E and ds are in the same direction, क्योंकि यहाँ पे E and ds क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो सेम डायरेक्शन में है, तो अब अगर इसको देखें ऐसे करते हुए तो शायद ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां से एक शॉर्ट उसमें बता रहा हूं कि अगर देखें तो E dot ds और ये q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब E डॉट ds, तो E डॉट ds, E ds cos थीटा, cos 0 becomes 1. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, E और ds की वैल्यू वहां के लिए 4 पाई r स्क्वायर, और क्या हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहां से E की वैल्यू क्या आ गई, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई. अब Q की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, तो Q की वैल्यू अगर लिखेंगे तो सिग्मा इंटू ए, यही लिखेंगे. अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अब आपको पता है कि A की वैल्यू भी क्या होगी, A भी आपका 4 पाई r स्क्वायर ही होगा, तो इससे ये जो चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी. तो E जो है वो आपका क्या बच जाएगा, लेकिन यहां पे डिस्टेंस जो है, सॉरी यहां पे जो डिस्टेंस इस वाले पार्ट में जो है, अगर डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि जो ये चार्ज है और चार्ज ही जो है वो किस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो अगर यहां पे देखें तो इस वाले सरफेस के लिए तो जो डिस्टेंस है, ये अंदर वाला जो डिस्टेंस है, ये तो यहां पे ये r है, स्मॉल r है, और ये कैपिटल R है. सो यहां पे अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एरिया कैलकुलेट कैंसिल ना होके, जो यहां पे Q इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. लेकिन ये एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई, और ये बाहर वाले के लिए है, तो बाहर वाले के लिए r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. सो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये सिग्मा आपका बच जाएगा, तो ये हो जाएगा. सो नेट Q इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r स्क्वायर. ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा कब, जब P पॉइंट पे निकालना है, और वो P पॉइंट कहां है, आउटसाइड द सेल है. इस जो सेल है
ये जो सेल दिख रहा है आपको, इस सेल के आउटसाइड पॉइंट P यहां पे है और यहां पे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। सो the electric field due to a uniformly charged thin spherical cell at a point outside the cell is such as if the whole charge were concentrated at the center of the cell, कि उस टाइम जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस तरह से होगा कि सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां कंसंट्रेटेड है, उस स्फेरिकल सेल के सेंटर में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एट अ पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब की बार हमें कहां कैलकुलेट करना है, इस कोई सरफेस जो है वो तो P आउटसाइड में था यहां पे, लेकिन ये जो A है वो इस सरफेस पे है, तो इस सरफेस पे है, तो इस सरफेस पे होने के कारण जो डिस्टेंस है अब की बार वो सिमिलर टू क्या हो गया, रेडियस ही हो गया। तो यहां पे जो है वो आपका ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो R था वो कैपिटल R के इक्वल ही हो गया है, ठीक है। तो अब फिर वहां ना जाके मैं सिंपल सा यहां आता हूं कि अब की बार भी क्या होगा कि दोनों अलोंग है, तो थीटा बिकम्स 0, इट विल कंट्रीब्यूट, और अब मैं वहां ना आके सीधे मैं अब की बार यहां पे आ रहा हूं कि E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू रखूंगा तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अब की बार ए से ये पूरी चीज कैंसिल होने वाली है, तो ये जो बन जाएगा ई वो बच जाएगा सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये आपका रिजल्टेंट रहा कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q के डिपेंडेंसी में देखना होगा तो Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि R बिकम्स टू R, सरफेस की बात कर रहे हैं, सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल, एट अ पॉइंट B इनसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल आपको पहले से पता होगा, हमेशा इनसाइड द सेल, inside the cell the electric field is 0। अब कैसे वो कैलकुलेट करते हैं कि इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड में एक कोई स्मॉल r डैश ले लिया, अब वो r डैश क्या है, वो लेस देन है, वो लेस देन किससे है, r से। सो नाउ अगर बात करें तो E इज इक्वल टू क्यू बाई, अब ये बात यहां पे ये कर रहे हैं कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल, सो फॉलोइंग दीज स्टेप्स हमें डायरेक्ट कहां पे आना है, E इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताइए कि चार्ज जो यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो आउटर सेल पे है, सेल के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और अगर मैं सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू की डिपेंडेंसी तो चाहिए ना, लेकिन क्यू तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं अंदर, क्यू तो 0 है मेरा, क्योंकि सेल के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सेल के इनर साइड में नहीं है, वो स्फेरिकल सेल है। सो यहां पे तो मेरा क्यू 0 है ना। अब मेरा क्यू 0 है जब, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, कि चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कैलकुलेट होगी, क्योंकि चार्ज के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वही कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आगे देखिए आप जो है क्यू की वैल्यू, तो क्यू हमारा 0 है इनर में। सो अगर देखें तो इनका ओवरऑल रिजल्टेंट देखें अगर, तो ओवरऑल रिजल्टेंट में क्या था आप देखेंगे कि सिंपल पहले क्या था, सबसे पहले आपको मिला E इज इक्वल टू लैम्डा के लैम्डा अपॉन 2r, फिर E इज इक्वल टू मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर E इज इक्वल टू 0। ये तो टर्म्स में किसके मिला आपको, किसके टर्म्स मिला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड आपको इनके टर्म्स में मिला। अब मुझे रेडियस के डिपेंडेंस में, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जो ग्राफ आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो इस ग्राफ में है ही ये कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियस देखना होगा, तो सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं। और पहले वाले में था क्या, पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में जो था कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे लीनियरली, ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरे वाले के लिए अगर बात करें तो दूसरे वाले में क्या था, कांस्टेंट नहीं डिपेंड कर रहा था। और फिर तीसरे वाले में आप देखेंगे तो सिंपली ये क्या था, थर्ड वन। सो थर्ड वन इज दिस वन। ओके, सो नाउ पहले क्या था कि जो रेडियस, अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में देखें, और मैं इस डायग्राम से भी आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं रेडियस के सबसे पहले कहां देख रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मुझे कब मिलेगी, जब मेरा पी पॉइंट सरफेस पे होगा। पी पॉइंट मेरा क्या होगा, सरफेस पे होगा, तब तक मुझे मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन जैसे ही सरफेस के फिर क्या होगा, अब आपका आर जो है आर की तरफ बढ़ रहा है, यानी सरफेस जो है, सरफेस से अब मैं धीरे धीरे उस सेल के इनर आ रहा हूं, तो मेरा जो है ग्राफ वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं उस सेल के अंदर आ जाऊंगा, इनसाइड द सेल आ जाऊंगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो भी मिल जाएगी, वो मुझे जीरो भी मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं बेसिकली टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो Q इंटू ई टाइम्स होता है। और अगर यहां से देखें कि एक कोई यहां से मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां से निकल रही है, तो माइनस क्यू है, माइनस क्यू से बाहर की तरफ और ये प्लस क्यू से भी बाहर की तरफ। ये जो एक्सिस पे मान लीजिए ये डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल है जिसका डिस्टेंस 12 है, और यहां पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये P है। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन डाइपोल की क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपको पता है कि टॉर्क, तो टॉर्क सिंपली क्या होता है, R क्रॉस F, यही होता है कि इसके अलावा भी कुछ होता है, यही होता है टॉर्क। तो यही दिखा है कि टॉर्क क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, और वो फोर्स की, फोर्स से कितना डिस्प्लेस हुआ, टॉर्क वहीं पे। तो अब क्या है, द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड PE एक्ट अपोजिट ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब बात करते हैं कि टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। R क्या था यहां पे, R कितना है, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें और F की बात करें तो QE। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो देखो टॉर्क की बात अगर करेंगे तो टॉर्क QE एंड इंटू L, जो R है वो 2L है। ठीक है, सो अगर यहां से फिर देखूं मैं तो E इज इक्वल टू क्या है मेरा, E इज इक्वल टू क्या है, E ऐसे का ऐसे, और Q इंटू 2L क्या हो जाता है, Q इंटू 2L बिकम्स P। अरे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E क्या था, P क्या था, स्मॉल p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। सो अगर मैं टॉर्क की जो डेफिनेशन है अगर उससे आऊं तो E इंटू P। सो बेसिकली जो टॉर्क मेरा आया वो क्या आया, P क्रॉस E, क्योंकि टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, P क्रॉस E, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, PE साइन थीटा। अब क्योंकि थीटा की डिपेंडेंसी आ गई, साइन की डिपेंडेंसी आ गई, तो इस बात में हम इस सिनेरियो में ये देख सकते हैं कि जब टॉर्क के लिए, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इट मींस जब थीटा आपका जीरो हो जाएगा, थीटा बिकम जीरो, सो उस टाइम में टॉर्क जीरो मिलेगा। जब थीटा बिकम्स 90 तो उस टाइम में टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। एंड जब थीटा बिकम्स 180 डिग्री तो उस टाइम में टॉर्क नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, ये टॉर्क की बात हो गई। अब बेसिक से क्या करना है कि हाउ एवर द फोर्सेज आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, हेंस द डाइपोल विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस टॉर्क। कि डाइपोल की जो टॉर्क है वो रोटेट कैसे, मतलब कैसे टॉर्क यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है कि यहां पे जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो डाइपोल क्रिएट होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं, तो अगर सपोज कि डाइपोल हल्के, अगर एक थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाए, तो थीटा एंगल पे टिल्ट होने के कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और वहां पे टॉर्क, क्योंकि स्टेबल और अनस्टेबल की बात होने लगेगी ना, जैसे जीरो है तो जीरो में आपका स्टेबल है, यहां पे मैक्सिमम अनस्टेबल है,
ये इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन तब आ जाती है कि टॉर्क कितना जो टिल्ट हुआ है थीटा एंगल पे, उससे उसकी इक्विलिब्रियम या उसकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड फाइनल आज के लेक्चर का, द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अब हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन है डायपोल के कारण वो देखना है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड टेंड्स टू अलाइन इन सच अ वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि देखिए हर एक जो डायपोल होता है या हर एक चार्ज या ह्यूमन नेचर या कोई भी पार्टिकल, वो एक स्टेबिलिटी की ओर मूव करना चाहता है कि स्टेबल कंडीशन में रहे। तो वर्क डन यही है कि उसको स्टेबिलिटी कंडीशन में, कि डायपोल जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डिस्टेंस इज 2l, सो यहां पे एक फोर्स लग रहा था, वो क्या था, QE। अब इस इलेक्ट्रिक के ये माइनस के कारण फोर्स जो लग रहा था वो ये था, और इस प्लस के कारण प्लस QE, इसके कारण माइनस QE। अब यहां पे क्या है कि एक और डायपोल जो है यहां पे, मान लीजिए ये एंगल θ1 पे है और ये वाला θ2 पे है, तो अब इन दोनों के बीच में अगर हमें देखना है कि वर्क डन कितना हुआ, तो अब आपको फिर पता है कि वर्क डन क्या होता था, F.D, यही होता था ना भाई। अब यहां पे लेकिन डायपोल के कारण, तो यहां पे जो फोर्स है वो टॉर्क लगेगा, जो यहां पे फोर्स है वो टॉर्क लगेगा, तो W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू D। अब आपको पता है कि ये जो है, तो ये जो D है, तो यहां से ये हो जाएगा PE, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू D थीटा, क्योंकि D क्या है, D हमेशा आपका जो 2l है या D जो है थीटा है। तो अब यहां से जो वर्क, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही उसके वर्क डन में होगा। सो नाउ इट विल बी W इज इक्वल टू PE एंड इट विल बी साइन थीटा D थीटा। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE और θ1 से अगर θ2 के लिए, क्योंकि θ1 ये है और θ2 ये है, तो θ1 से θ2 के लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा D थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरी टेकन 0 व्हेन द डायपोल इज एट 90 डिग्री, अब अगर डायपोल को 90 कर दें तो cos 90 0, सो 0 0 0, सो W ओवरऑल W will be 0 if theta will be 90. Now potential energy U is equal to minus PE cos theta. ये कब होगा, जब आप उसके डायपोल में माइनस PE cos theta, cos theta की वैल्यू क्या रख दें, θ1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो θ1 आपका जो है 90 डिग्री पे रहे और θ2 अगर 0 डिग्री पे रहे, तो cos 90 क्या हो जाएगा, फिर 0 और cos theta ये 1 हो जाएगा, तो सो इट विल बी W is equal to minus PE cos थीटा, और इस वाले केस में वो जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और नाउ मूव टू द नेक्स्ट। और हाँ, अगर आप, फिर मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका किसी ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन पाने का जो है वो ड्रीम है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, MIT में जो है 100% स्कॉलरशिप मिला है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सो फास्ट आप लोग जाइए और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ आप जो है बैचेस को एनरोल करिए, परचेज करिए बैच में, और बैच परचेज करने के बाद में एनरोलमेंट लेके अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट रखिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में हैं। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले चैप्टर में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। KP classes dedicated to excellence.